हेलो स्टूडेंट्स, हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक उन्हें बहुत टफ लगने लगता है। ठीक है, तो हम पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले और उनकी वैल्यू निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है वो पूरा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है। तो पहले आपको बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी जाएंगी, फिर उसके बाद आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। और आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप जानते हैं कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेन, और उनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो कॉसेक इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन साइन। सेक इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉस होता है। टेन इक्वल टू क्या, कॉट इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन टेन होता है। ये तीन फंक्शन मेन फंक्शंस होते हैं, और ये तीन इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू को हम याद रख सकते हैं कि कैसे पता चलता है कि भाई साइन थीटा क्या होता है। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला भी पता है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल। ठीक है, तो P अपॉन एच साइन थीटा होता है, B अपॉन एच कॉस थीटा होता है, P अपॉन बी टेन थीटा होता है। और इनके रेसिप्रोकल अगर हम कर दें, इनको उल्टा अगर कर दें, तो कॉसेक थीटा मिल जाता है। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? H अपॉन पी। सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? H अपॉन बी। कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? B अपॉन पी। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आप कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू P बाई एच इंटू एच बाई पी। एच से एच कैंसिल, पी से पी कैंसिल हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली अगर आप कॉसेक और सेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी। तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस इंटू सेक आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। सिमिलरली टेन इंटू कॉट भी आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ बातें सीखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है। मैं उनसे पूछता हूँ, एक ट्रायंगल बनाने के बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि इसमें बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। तो बच्चों से मैं पूछता हूँ तो बच्चे कहते हैं ये परपेंडिकुलर है, लेकिन ये गलत है। जब तक थीटा डिफाइन नहीं किया जा सकता आप नहीं बता सकते कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। अगर मैं पूछूं कि थीटा यहां पर है तो ये आपका बेस होगा, थीटा के अपोजिट जो साइड होगी परपेंडिकुलर होगी, और जो स्लैंट हाइट होती है, जो तिरछी वाली साइड होती है, उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। सिमिलरली अगर किसी ट्रायंगल में मैं थीटा एंगल यहां पे बनाऊं और मैं पूछूं कि इस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, तो आप कहेंगे इस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, और हाइपोटेन्यूज हमेशा स्लैंट हाइट होती है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि P अपॉन एच के रेशियो को, P अपॉन एच साइड P परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को साइन थीटा कहते हैं। इसीलिए तो हम इन्हें क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो होते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू P अपॉन एच हो जाएगी, कॉसेक थीटा की वैल्यू H अपॉन P हो जाएगी, कॉस थीटा B अपॉन एच होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल से आप इसे याद रख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका साइन हो जाएगा, B अपॉन एच कॉस हो जाएगा, और P अपॉन बी आपका टेन हो जाएगा। ठीक है, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो ये B अपॉन पी हो जाएगा, ये H अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनके बीच में रिलेशंस पढ़ेंगे कि साइन कॉस टेन इन सब में क्या क्या रिलेशंस होते हैं। तो साइन कॉस टेन के बीच में हम रिलेशंस पढ़ेंगे।
जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है P अपॉन एच, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है B अपॉन एच, और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है P अपॉन बी। तो अगर आप साइन और कॉस को डिवाइड कर दें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दें, तो आप जानते हैं साइन थीटा की वैल्यू P अपॉन एच, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है B अपॉन एच। तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा P अपॉन बी। और आप जानते हैं P अपॉन बी तो टेन थीटा के इक्वल होता है, तो हम इसे टेन थीटा लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसके इक्वल हो जाता है टेन थीटा के इक्वल हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली अगर आप कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा निकालेंगे, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा B अपॉन एच अपॉन P अपॉन एच, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, B अपॉन P हो जाएगा। और आप जानते हैं कि B अपॉन P tan का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज कॉट होता है। तो आप लिख सकते हैं कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट के इक्वल होता है। कॉस अपॉन साइन कॉट के इक्वल होता है। ठीक है। तो ये आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। मैं बेसिक इंट्रोडक्शन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में परेशानी होती है, तो उनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक बहुत टफ लगता है। ठीक है। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज कर लेंगे, एक क्लास में हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस तो आपने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती हैं, तो आप कहेंगे कि तीन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तीन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी नहीं होती है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी तो इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो होती है वो थ्री होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपके पास तीन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है, लेकिन ये स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कितनी होती है, तो आप कहेंगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, तो आप बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आर दोज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं which are true for all values of theta, जो थीटा की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होती हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं जो थीटा के सभी मानों के लिए ट्रू होती हैं। ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि सभी मानों के लिए ट्रू होती है, सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। इसका मतलब है कि अगर आप एंगल की वैल्यू 90 डिग्री ले लें, तो भी ये इक्वेशंस क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो 1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0 1। तो आप देख रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1। सिमिलरली अगर आप थीटा की वैल्यू 45 ले लेंगे, तो आप कह सकते हैं साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। और आप जानते हैं साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, √2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 2/2 दैट इज 1। तो आप देख सकते हैं कि आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करिए, आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 मिल जाएगा। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है, जो थीटा की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होती है, सेटिस्फाई हो जाती है। और ऐसी कितनी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, लेकिन स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी 3 होती है। तो आपको मैं बताता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आती कहां से है, ये क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, इनको कहां से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है और कहां से आती है। ठीक है। तो आप जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया, अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। आप जानते हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। और आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। अगर आप हाइपोटेन्यूज से इसको डिवाइड कर दें, एच स्क्वायर से अगर आप इसको डिवाइड कर दें, तो आप ये कहेंगे कि ये पी अपॉन एच है, ये बी अपॉन एच है, और ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, पी अपॉन एच के। तो मैं इसको साइन थीटा लिख सकता हूँ, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस थीटा, तो मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ इक्वल टू 1। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर आप एच स्क्वायर से डिवाइड ना करें, पी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो आपको एक और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी मिल जाएगी। सपोज आपने पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
ये क्या आ जाएगा बी अपॉन पी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा एच अपॉन पी होल स्क्वायर। आप जानते हैं पी अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो एच अपॉन पी क्या हो जाएगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, जैसे कि मैंने बताया था कोसेक थीटा, और बी अपॉन पी टेन का रेसिप्रोकल होता है विच इज कॉट थीटा प्लस वन। तो आप लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सेकंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी मिल गई। आप चाहें तो थर्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी भी निकाल सकते हैं, क्या होती है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। आप इसको अब बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, जब आप बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, और p अपॉन b क्या होता है टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, b अपॉन b 1 आ गया। ठीक है, और h अपॉन b क्या होता है, h अपॉन b आपका सेक थीटा होता है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर इस टेन थीटा को आप इस साइड ले जाओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास तीन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है जो कि स्टैंडर्ड होती है। लेकिन अगर वैसे आपसे पूछा जाए कि कितने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हो सकती है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस बनाई जा सकती हैं जो थीटा की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आर दोज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस व्हिच आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, जो थीटा की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होती हैं। ठीक है, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में और पूरी 12th क्लास की बुक में आपको कम से कम 50 जगह पे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, हम उन ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस को भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ वैल्यूज के बारे में, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज के बारे में सीख लेते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। मैं बच्चों से पूछता हूं कि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो वो क्या करते हैं, वो सॉल्व करने लग जाते हैं, वो वैल्यू फाइंड करने बैठ जाते हैं, जबकि कोई वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो मैं अभी आपको वेव डायग्राम बताऊंगा, इस डायग्राम को अगर आप समझ लें तो आप विद इन सेकेंड्स आप किसी भी वैल्यू को बता सकते हैं, विद इन सेकेंड किसी भी वैल्यू का आंसर बता सकते हैं कि इस चीज की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम आप साइन वेव के बारे में पढ़ेंगे। देखो साइन वेव इस तरीके से चलती है, आपको पता होना चाहिए साइन वेव है। ठीक है, और इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, एक मिनट मैं देख लेता हूं स्क्रीन पूरी आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है, तो ये साइन वेव है। ठीक है, अब आप जानते हो देखो ये पूरी साइकिल है और एक पूरी कंप्लीट साइकिल 360 डिग्री बनाती है। तो मैंने क्या किया, इस साइकिल को ऐसे डिवाइड कर दिया, तो ये हाफ सर्कल 180 डिग्री हो गया, ये भी 180 डिग्री हो गया, और अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ईच पार्ट जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है कि हाफ साइकिल 180 डिग्री बनाती है, और ये आपका एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे हाफ साइकिल अगेन आ गई तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपको किसकी, साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी। ये आपका एंगल इंक्रीज हो रहा है और ये हाइट में आपको साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे हाइट में तो ये कुछ है ही नहीं, अभी तो हाइट बढ़ना इंक्रीज ही स्टार्ट ही हुआ है, तो आप कहेंगे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। लेकिन जैसे ही मैं पूछूंगा साइन 90 डिग्री, क्योंकि आप जानते हो ये 180 है, हाफ साइकिल कंप्लीट होगी, तो इसके जस्ट हाफ पे 90 डिग्री होगा, यहां पे 270 डिग्री होगा। ठीक है, 270 डिग्री। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1। अगर मैं आपसे पूछूं साइन 270 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 270 डिग्री की, तो आप देख रहे हो ये नीचे नेगेटिव में चलेगी, तो आप कहेंगे कि साइन 270 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1। अगर मैं आपसे पूछूं साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0, क्योंकि देखो हाइट ऊपर जाके और 180 पे हाइट बिल्कुल 0 हो गई है, नीचे आ गई है। उसके बाद वैल्यू नेगेटिव में जाना स्टार्ट कर रही है, और साइन 270 डिग्री, जब 270 डिग्री पे आप पहुंच गए तो आपको साइन 270 की वैल्यू कितनी आ गई, देखो नेगेटिव -1। उसी तरीके से देखो 360 की वैल्यू 0 डिग्री होती है, 360 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 540, तो 540 की वैल्यू भी 0 होती है, सॉरी 360 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 540 की वैल्यू भी 0 होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 180 ये हो गया 360, और 360 में मैंने 90 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 450 डिग्री, 450 डिग्री, तो 450 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो भी 1 होती है। ठीक है, साइन 270 डिग्री की वैल्यू -1, 270 की -1। तो इस तरीके से आप ग्राफ को देख के ही आप सारी वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, 10th क्लास में, 11th क्लास में बच्चे
ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज को याद करते रहते हैं और एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं। बहुत सारे बच्चे थोड़े दिन प्रैक्टिस बंद कर देते हैं तो वैल्यू भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप साइन वेव को याद रखेंगे तो आपको सारी वैल्यू याद रहेंगी। ठीक है, पूरा 12th क्लियर कर लेते हैं बच्चे, लेकिन मैं पूछता हूं बताओ साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चे निकालने बैठ जाते हैं, निकालने लगते हैं। लेकिन क्या निकालने की जरूरत है, आप बताइए। आप देख रहे हो कि हाफ साइकिल में 180 डिग्री कंप्लीट हुआ और साइन 180 डिग्री पे वैल्यू कितनी हो गई, देखो ऊपर जाते जाते पहले इंक्रीज हुई और 180 पे देखो वैल्यू गिर के 0 डिग्री पे आ गई है। ठीक है, 0 आ गई है। ठीक है, तो जब जब इस एक्सिस को टच करेगी तो 0 आएगी। तो वैल्यू देखो ऐसे इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होते होते 90 डिग्री पे वैल्यू +1 हो गई है, फिर डिक्रीज होते होते 180 डिग्री पे वैल्यू 0 हो गई है, फिर डिक्रीज होते होते 270 डिग्री पे -1 हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफ का इंट्रोडक्शन अगर याद रखें, ग्राफ के बारे में याद रखें, तो आप साइन की सारी वैल्यू बता सकते हैं। धीरे धीरे मैं सारी वैल्यू बताऊंगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी बताऊंगा किस तरीके से याद करते हैं। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालते कैसे हैं। देखो जब साइन 30 डिग्री होता है तो उस टाइम पे ये साइकिल, ये जो साइन वेव की साइकिल है, ये हाफ पे पहुंच जाती है, मतलब हाइट को हाफ अटेन कर लेती है। मतलब उस जगह पे वैल्यू हाफ होती है, 1/2 होती है। तो अगर आपसे पूछे साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तो 1/2। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप देखोगे कि साइन 120, देखो ये 90 है और 90 के बाद 30 करोगे तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारी वैल्यू याद रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा सारी चीजें। ठीक है, अभी हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो इसमें हम आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं कुछ चीजों का। ठीक है, जिस तरीके से हमने साइन वेव पढ़ी है उसी तरीके से हम कोसाइन वेव भी पढ़ते हैं, कॉस वेव भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉस वेव जो होती है वो कुछ इस तरीके से चलती है। ठीक है, कॉस वेव जो है वो ऐसे चलती है, ये देखो कॉस वेव इस तरीके से कुछ चलती है। मतलब जब 0 डिग्री एंगल होता है, जब एंगल 0 डिग्री होता है, उस केस में साइन वेव अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेती है, दैट इज +1 पे। लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता रहता है, तो आपकी वैल्यू गिरती जाती है और जब 90 डिग्री कंप्लीट हो, देखो मैंने आपको बताया था कि ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, तो ये देखो 90 डिग्री है ना, क्योंकि ये 1/4 साइकिल है। और देखो फिर ये अगेन 1/4 है, और यहाँ पे आके देखो हाफ साइकिल 1/4 और हाफ साइकिल कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि देखो 1/4 यहाँ पे और 1/4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आके हाफ साइकिल कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ पे, और जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं पे साइकिल पहुंच के ये पूरा कितने डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे पूरा 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपसे पूछा जाए कॉस में 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे कॉस में 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 0 डिग्री की वैल्यू देखो कहां पर है, 1 पर है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं देखो 90, 180, 270, कॉस में 270 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे कॉस में 270 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। अगर मैं आपसे कहूं कॉस में 360 डिग्री की वैल्यू, तो आप देख रहे हो 360 पे वैल्यू कहां पर पहुंच गई है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई है। इसका मतलब है कि cos 360 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, दैट इज +1 होती है। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। धीरे धीरे मैं आपको सारी वैल्यू निकालनी सिखाऊंगा, sin 30 cos 30, sin 150 cos 150, सारी वैल्यूज आपको निकालनी सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए sin 0 cos 0 की वैल्यू, आप कहेंगे +1, cos 90 की वैल्यू 0, cos 180 डिग्री की वैल्यू देखो कहां चली गई है, माइनस में, cos 270 डिग्री की वैल्यू 0, cos 360 डिग्री की वैल्यू देखो कहां पर है, +1 पर है, मैक्सिमम हाइट पर है। तो इस तरीके से आप साइन कॉस की वैल्यू याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम आप वैल्यूज को याद कर सकते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस ग्राफ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए, आपको सारी साइन कॉस की वैल्यू लर्न हो जाएंगी, कभी भी आप नहीं भूलोगे। ठीक है, ठीक है, अब आपको हम बेसिक मेथड भी सिखा देते हैं। ये तो ग्राफिकल मेथड था किसी भी वैल्यू को निकालने का। ठीक है, तो अब आपको बेसिक मेथड सिखाते हैं, किसी भी वैल्यू को निकालने का बेसिक मेथड क्या होता है। ठीक है, अब देखो बेसिक मेथड को सीखने के लिए हमने एक प्लेन लिया और उस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो आप जानते हैं 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है।
तो कुल मिला के पूरी साइकिल कितना 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट कर लेती है। तो हम कह सकते हैं अगर कोई एंगल 90 कोई भी एंगल 0 से ग्रेटर है और 90 से लेसर है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर कोई भी एंगल 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर कोई एंगल 180 से ग्रेटर है 360 से लेसर है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, सॉरी 270 से लेस है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर कोई एंगल 270 से ग्रेटर है लेकिन 360 से कम है तो वो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको एक रूल याद रखना है जिसको हम कहते हैं ASTC रूल। आपको ASTC रूल याद रखना है तो आप बता सकते हैं कि साइन की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, किस में नेगेटिव, कॉस की, टेन की, आप सभी वैल्यूज के बारे में बता सकते हैं। तो याद रखना ASTC, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, ये पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में टेन और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस और उसका रेसिप्रोकल। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव है लेकिन साइन भी पॉजिटिव है, और सेकंड में साइन पॉजिटिव है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में साइन पॉजिटिव नहीं है, साइन नेगेटिव है। ये बात हमने आपको ग्राफ से भी समझाई थी कि ग्राफ इस तरीके से चलता है साइन। तो आप खुद देखो कि 180 डिग्री तक साइन की वैल्यू देखो पॉजिटिव साइड है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना, पॉजिटिव साइड है 180 डिग्री तक। लेकिन जैसे ही एंगल 180 से नीचे डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, जैसे ही एंगल 180 से आगे गया, दैट इज 360 तक गया, तो आपकी वैल्यू देख रहे हो नेगेटिव साइड चली गई है। इसीलिए तो हमने बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो साइन यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी, लेकिन थर्ड और फोर्थ दैट इज 180 से 360 तक, 180 टू 360 आपका साइन कैसा है, नेगेटिव है। तभी तो हमने बोला है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है, जबकि साइन सिर्फ सेकंड और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। तो आप देख सकते हो। सिमिलरली हमने आपको कॉस वेव सिखाई थी, तो कॉस वेव में आपको बताया था कि 90 डिग्री तक तो कॉस पॉजिटिव है, देख रहे हो 90 डिग्री तक कॉस पॉजिटिव है, और उसके बाद 90 से लेके 270 तक देख रहे हो साइन कैसा हो गया है, कॉस कैसा हो गया है, सॉरी कॉस कैसा हो गया है, नेगेटिव हो गया। तो आप यहां पर भी देखो कॉस नेगेटिव कहां पर हुआ है, देखो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉस नेगेटिव है, देख लो 90 से 180 तक कॉस नेगेटिव है। तो कॉस किस में पॉजिटिव होगा, आप देख सकते हो कॉस किस में पॉजिटिव होगा, 0 से लेके 90 डिग्री तक, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देख रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, और 270 से लेके 360 डिग्री तक भी कॉस पॉजिटिव है, 270 से 360 तक भी कॉस पॉजिटिव है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस पॉजिटिव है, देखो, ठीक है। तो ये ASTC रूल जो है शॉर्टकट है, बाकी सारी जो चीजें निकल के आई हैं वो साइन और कॉस वेव से ही निकल के आई हैं, लेकिन ASTC अब हम हर बार तो साइन वेव कॉस वेव ड्रॉ करके देखेंगे नहीं, तो इसलिए हमने एक रूल बना लिया ASTC रूल। तो उस रूल से हमें पता चल जाएगा कि किसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, कॉस की कब पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसे कहते हैं हम ASTC रूल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं, ठीक। अब फर्स्ट रूल तो हमने पढ़ लिया कि किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, किस में कॉस पॉजिटिव, किस में टेन पॉजिटिव। अब हम पढ़ेंगे कि वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है बिना ग्राफिकल मेथड के। जैसे अब उसके लिए आपको एक रूल और याद रखना पड़ेगा। रूल क्या है, जब भी आप 90 और 270 डिग्री को इग्नोर करोगे, जब भी आप 90 और 270 डिग्री को इग्नोर कर दोगे, रिमूव कर दोगे, उस केस में आप फंक्शन चेंज कर दोगे, फंक्शन चेंज कर दोगे। और जिस केस में 180 और 360 होगा,
उस केस में आप फंक्शन को चेंज नहीं करोगे, फंक्शन डू नॉट चेंज, उस केस में फंक्शन को आप चेंज नहीं करेंगे जब 180 और 360 डिग्री को रिमूव कर देंगे। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, साइन 120। अच्छा, फंक्शन चेंज हो जाते हैं, कैसे चेंज होते हैं, याद रखना पड़ेगा, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। बाकी चीजें भी हम बताएंगे धीरे धीरे कौन किस में चेंज होता है, लेकिन अभी हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं तो थोड़ा ब्रीफ में खत्म करते हैं चीजों को। जैसे साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकाल ली है, तो साइन 120 डिग्री क्या होता है, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया कि जैसे ही आप साइन को या 270 को रिमूव करोगे आप फंक्शन को चेंज कर दोगे, साइन को कॉस में चेंज कर दोगे। तो जैसे ही आप इस 90 डिग्री को रिमूव कर दोगे आप इस साइन को किस में लिख दोगे, कॉस में लिख दोगे, इस साइन को कॉस में लिख दोगे, क्योंकि फंक्शन चेंज हो जाता है जैसे ही 90 को रिमूव करते हैं तो, ठीक है। तो आपने फंक्शन चेंज कर दिया, क्या आ गया, अब साइन को कॉस में चेंज कर दिया 30। लेकिन अभी मैंने आपको एएसटीसी रूल भी बताया था, दोनों रूल साथ में चलेंगे, ठीक है। एएसटीसी रूल में क्या बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। आप मुझे बताओ 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, आप देख सकते हो 90 से ग्रेटर होता है, 180 से लेसर होता है, इसका मतलब 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। लेकिन हमने पढ़ा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, ठीक है। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू जिन बच्चों को याद नहीं है कोई बात नहीं, मैं सारी वैल्यू आपको याद करा दूंगा, ठीक है। जिन बच्चों के वीक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं हर चैप्टर का एक अलग से इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ठीक है। 1 आवर का एक अलग से इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें आपको बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे, मतलब 12th से रिलेटेड चीजें नहीं, आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा विद बेसिक्स, ठीक है। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो इससे हमने साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकाल ली। अब इसको हम 120 का भी यूज करके निकाल सकते हैं, कैसे, देखो भाई, आप 120 को ऐसे भी तो लिख सकते थे 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 भी तो 120 होता है, तो हम इस 120 को 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। हमने क्या पढ़ाया था कि जब 180 को रिमूव करते हैं फंक्शन डू नॉट चेंज, फंक्शन को चेंज नहीं करते हैं, तो 180 को रिमूव कर दो, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन को साइन ही लिख दिया। अच्छा, लेकिन हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, साइन 120 की, और साइन 120 तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब जो आपका रिजल्ट है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव, दैट इज √3/2। तो आप देख सकते हो कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3/2, ठीक है। वैल्यू निकालना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आपको 12th इन चीजों के बगैर आप 12th में 50 से अबव मार्क्स ला ही नहीं सकते हो, ठीक है। 50 मार्क्स से अबव मार्क्स नहीं ला सकते हो, क्योंकि इनका बहुत वेटेज होता है। ये आपको डिफरेंशिएशन में भी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में भी, कहीं पे भी कोई भी वैल्यू आ सकती है, 120 150, तो ये आपको निकालनी चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में भी, ठीक है, तो ये आपको आनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में खत्म कर रहे हैं, लेकिन आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी जब हम क्लास करेंगे तो, ठीक है। ओके, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से और वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम अभी सारी वैल्यू निकालना नहीं सीख रहे हैं, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपने देखा होगा, आपने 10th क्लास से 1000 बार आपने ये बात सुनी होगी कि साइन के अगर बाहर माइनस लगा, साइन के एंगल को अगर नेगेटिव बना दें, तो साइन के एंगल को नेगेटिव बनाने से आपने सुना होगा कि साइन के एंगल को नेगेटिव बनाने से साइन की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, लेकिन कॉस के एंगल को नेगेटिव बनाने से कॉस की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है। मतलब आपने सुना होगा कि कॉस के एंगल पे नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि बहुत सारे बच्चों को, 99% बच्चों को ये बात पता नहीं होगी कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। देखो, मैं आपको बताता हूं कि ऐसा होता क्यों है कि साइन कॉस के एंगल पे नेगेटिव साइन का क्यों इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्यों नेगेटिव कहां चला जाता है, क्या होता है ऐसा, देखो मैं बताता हूं, ठीक है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम कोई एंगल बनाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपने देखा होगा, जैसे हमें 60 डिग्री बनाना है तो आप कैसे बनाते हो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते हो, ठीक है। तो जब हमें पॉजिटिव 60 डिग्री बनाना होता है तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते हैं,
लेकिन जब भी हमें कोई एंगल नेगेटिव एंगल बनाना होता है तो हम उसे एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं, उसे हम एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं। तो नेगेटिव एंगल का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज एंगल, ठीक है। क्लॉकवाइज एंगल मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड्स एंगल। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड्स हमने एक एंगल बनाया, दैट इज नेगेटिव एंगल बनाया, क्लॉकवाइज एंगल बनाया। नॉर्मली हम एंटी क्लॉकवाइज, मैंने शायद गलत बोल दिया था, तो नॉर्मली हम जो एंगल बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, क्लॉकवाइज एंगल बनाते हैं, तो हम उसे पॉजिटिव एंगल लेते हैं। लेकिन जब हम किसी भी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते हैं, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते हैं जब भी एंगल को, तो हम क्या करते हैं, उसे नेगेटिव लेते हैं। जैसे हमें साइन नेगेटिव की वैल्यू निकालनी है, सपोज कोई एंगल नेगेटिव एंगल बना हुआ है, कोई एंगल नेगेटिव एंगल है, सपोज कोई एंगल नेगेटिव है, और आपको क्या निकालना है, आपको साइन नेगेटिव थीटा की वैल्यू निकालनी है, नेगेटिव थीटा की वैल्यू। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एक बात बताओ, जो थीटा के अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और आप जानते हो कि ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो आप जानते हो ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव होता है, इसका मतलब जो आपका परपेंडिकुलर है वो नेगेटिव हो जाएगा। और आपका हाइपोटेन्यूज जो होगा वो तो आप जानते हो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर आप परपेंडिकुलर को नेगेटिव भी ले लोगे तब भी आपका हाइपोटेन्यूज कैसा आएगा, तब भी आपका हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव आएगा। तो हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है जब भी आप साइन नेगेटिव थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो आपका रिजल्ट देखो कैसा आ रहा है, नेगेटिव पी बाई एच। लेकिन अगर आप कॉस नेगेटिव थीटा की वैल्यू निकालते हैं, कॉस नेगेटिव थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो आप जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, ठीक है। अब देखो cos थीटा b बाई एच। अब बताओ बेस कैसा है, आप देख सकते हो कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो बेस तो पॉजिटिव है। और हाइपोटेन्यूज कैसा है, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, क्योंकि मैं दिखा चुका हूं कि हाइपोटेन्यूज किस पे बेस्ड होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे। तो p नेगेटिव हो जाए, भले ही b नेगेटिव हो जाए, आपका h पॉजिटिव आने वाला है। इसका मतलब है b बाई एच आपका कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, b भी पॉजिटिव होता है और h भी पॉजिटिव। इसलिए भले ही आपके cos का एंगल नेगेटिव हो, आपके cos की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, क्योंकि cos की वैल्यू b बेस और हाइपोटेन्यूज पे बेस्ड होती है, और नेगेटिव एंगल में बेस भी पॉजिटिव होता है और हाइपोटेन्यूज भी cos के लिए। लेकिन अगर साइन की बात करें, साइन p अपॉन h होता है, तो आप देख सकते हैं कि p नेगेटिव होता है, जब नेगेटिव एंगल बनता है तो p नेगेटिव होता है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव होता है। तो p के नेगेटिव होने की वजह से साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव आती है। तभी तो आपने बचपन से सुना है कि जब भी कॉस का एंगल नेगेटिव हो जाता है फिर भी रिजल्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन साइन का एंगल नेगेटिव हो जाए तो रिजल्ट नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है, और कॉस का एंगल नेगेटिव होने से रिजल्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये बात समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। ये सारी चीजें हम जब हम क्लास करेंगे तो ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें कम टाइम में, हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो कम टाइम में हमें ज्यादा चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा किसी को फास्ट लग रहा हो, ठीक है। अगर किसी को ज्यादा फास्ट लग रहा है तो आप स्पीड कम करके भी उसको समझ सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो, मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होते हैं और बच्चों को वो फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। तो जब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और उन्हें टफ लगने लगते हैं, ठीक है। एक सेकंड, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले उन्हें और ज्यादा टफ लगने लगते हैं, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको बस एक दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे और उन्हीं की हेल्प से मैं आपको सारे फॉर्मूले निकालने सिखा दूंगा। आप विद इन सेकेंड्स सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। जैसे आप जानते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इन सारे फॉर्मूलों को याद करने की भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी अगर आपको ये एक फॉर्मूला याद है तो इसकी हेल्प से हम बहुत सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है तो बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, तो भूलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या करो, जहां पर b है वहां पर a पुट कर दो, जहां b है वहां a पुट कर दो। तो ये देखो क्या आ गया, साइन a प्लस a 2a, तो साइन 2a का फॉर्मूला बन गया। देखो देखो ये क्या है, साइन a कॉस a, और ये भी क्या है, साइन a कॉस a। तो साइन a कॉस a, साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a बन जाएगा,
तो साइन 2a का या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला निकल गया। इन्हें हम हाफ एंगल फॉर्मूले कहते हैं। हाफ एंगल्ड फॉर्मूले। क्यों कहते हैं इन्हें हाफ एंगल फॉर्मूले? क्योंकि ये क्या करते हैं, एक डबल एंगल को एक सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। एक डबल एंगल को एक सिंगल हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए इन्हें हम हाफ एंगल फॉर्मूले कहते हैं। ठीक है, तो साइन 2a का फॉर्मूला आपने निकाल लिया। साइन 2a का एक और बहुत फेमस फॉर्मूला होता है। ठीक है, उस फॉर्मूले के लिए हम क्या करते हैं, आप जानते हैं कि अगर मैं इसके अपॉन में 1 लिख लूं, और मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में समझाया था कि 1 किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है 1। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आप कॉस स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दो फॉर्मूले को, तो आप अगर कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, पूरी इक्वेशन को कॉस से डिवाइड कर दिया आपने, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाए, कॉस से कॉस कैंसिल। तो मैंने आपको पढ़ाया कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। ठीक है, और साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, तो ये साइन 2a का फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें साइन a प्लस b का फॉर्मूला याद है तो b की जगह पे a पुट किया और विद इन सेकंड्स आपको 2a का फॉर्मूला निकल गया। और फिर अगर आप ये फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो विद इन सेकंड्स आप इसे निकाल भी सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से cos 2a के फॉर्मूले भी पढ़ते हैं। cos 2a के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। ठीक, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो आप क्या करो, b की जगह पे a पुट कर दो, तो आपको a प्लस a, यहाँ पे a प्लस a हो जाएगा 2a, यहाँ पे हो जाएगा cos a, ये भी cos a हो जाएगा, तो cos a इंटू cos a क्या हो जाएगा, आप जानते हैं cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a हो जाएगा। फिर sin a इंटू sin a, क्योंकि हम b को a से रिप्लेस कर रहे हैं, तो sin a इंटू sin a क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a। तो ये होता है cos 2a का फॉर्मूला। ठीक है, cos 2a का फॉर्मूला निकल गया। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में पढ़ा था साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आप इस cos स्क्वायर a की वैल्यू यहां से निकालें तो cos स्क्वायर a किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a के, 1 माइनस। तो मैं इस cos स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ऑलरेडी एक साइन स्क्वायर a है, तो जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो ये cos 2a का अनदर फॉर्मूला है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। सिमिलरली अगर आप कहें कि cos को ही क्यों साइन में चेंज किया, तो आप साइन को भी cos में चेंज कर सकते हैं। अगर आप साइन को cos में चेंज करेंगे तो cos स्क्वायर है तो एज इट इज रहेगा, और आप साइन को cos में चेंज कर दो तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस cos स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर है। अब देखो cos स्क्वायर a ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले तो मैं आपको काउंट भी करवा सकता हूं। ये दोनों फॉर्मूले आपके पूरे 12th क्लास की मैथ्स में कम से कम हम इन फॉर्मूलेज को दोनों को कम से कम 50 बार यूज करेंगे, कम से कम। इसलिए आपके फॉर्मूले फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि कम से कम 50 टाइम्स इन फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे। कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ये फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इन फॉर्मूलों को हम और भी थोड़ा सा शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इस 2 साइन स्क्वायर ए को इधर ले आओ, तो आप लिख सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, ये 2 साइन स्क्वायर इधर आके नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव उधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस cos 2a। सिमिलरली जब आप इस -1 को इधर लेके आओगे तो 2 cos स्क्वायर a माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2a। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, एक मिनट मैं देख लेता हूं आपको दिखाई दे रहा है नहीं, ठीक है आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cos 2a। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मूले को डिवाइड करके भी एक फॉर्मूला बनाया जाता है जो कि आपकी मैथ्स में कम से कम 5-6 बार यूज हुआ है। ठीक है, आपकी पूरी बुक में, इंटीग्रेशन में भी 3-4 बार यूज हुआ है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को फॉर्मूले को डिवाइड कर दें तो आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा, और वो क्या मिल जाएगा, tan स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। ठीक है, तो ये tan स्क्वायर a का फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक,
तो ये फॉर्मूला भी बहुत यूजफुल है। तो जैसे आपने cos स्क्वायर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है 2 cos, तीन फॉर्मूले आपने cos 2a के बना लिए, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, अब इन तीनों फॉर्मूले की अब एक और फॉर्मूला होता है cos 2a का, मैं ये रेज कर रहा हूं। ठीक है, cos 2a का एक और फॉर्मूला होता है, उसको भी हम डिराइव कर लेते हैं। जिस तरीके से sin 2a का हमने अपॉन 1 करके एक फॉर्मूला डिराइव किया था, यहाँ पे cos 2a का भी कर सकते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखो 1 को क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप इसको फिर से cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1, ये आ जाएगा। tan को cos से करते हैं तो tan बन जाता है, sin को cos से करते हैं तो tan बन जाता है, sin को cos से करेंगे तो tan बन जाएगा। तो आपको cos 2a का एक और फॉर्मूला मिल गया, cos 2a का एक और फॉर्मूला मिल गया 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये cos 2a का आपको एक और फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर 5वें 6वें क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में ये यूज हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले। ठीक है, तो इस तरीके से हमने cos 2a sin 2a के फॉर्मूले बना लिए। उसी तरीके से आपको sin 3a का फॉर्मूला और cos 3a का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको मैं आपसे पूछ लूं, मैं आपसे कहूं कि 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेशन करना है, तो बहुत सारे बच्चे इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों को इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, cos 3a और sin 3a के फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। तो जिस तरीके से हमने sin 2a का बनाया था, उसी तरीके से 3a का बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले sin a प्लस b का फॉर्मूला लिख लेंगे, sin a प्लस b का, उसमें क्या करेंगे, b के जगह पे हम 2a पुट कर देंगे, तो उससे क्या होगा 2a प्लस a sin 3a बन जाएगा। तो sin a ये हो जाएगा cos 2a, b को हमने क्या पुट कर दिया 2a, ये क्या हो जाएगा cos a, ये हो जाएगा sin 2a। तो यहां से sin a प्लस b का फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो cos 2a का फॉर्मूला अभी हमने निकाला था, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और sin 2a को फॉर्मूला भी हमने निकाला था 2 sin a cos a। ठीक है, तो ये आ जाएगा sin a माइनस 2 sin क्यूब a, इंटू कर लो इसको, क्या आ जाएगा प्लस 2 sin a इंटू cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a। ठीक है, sin 3a का फॉर्मूला साइन के टर्म्स में होता है, इसलिए इस cos को फिर से हम साइन में चेंज कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करके। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, 2 साइन क्यूब मल्टीप्लाई कर लो 2 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। अब देखो 2 साइन क्यूब a एंड 2 साइन क्यूब a क्या आ जाएगा 4 साइन क्यूब a नेगेटिव, और साइन a और 2 साइन a क्या आ जाएगा 3 साइन a। ठीक है, सिमिलरली जिस तरीके से हमने साइन 3a का फॉर्मूला निकाला है, उसी तरीके से हम cos 3a का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो cos 3a का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये चीजें कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी बहुत टाइम कम है तो मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप ये जानते नहीं हो कि आपको मैथ्स क्यों टफ लगती है, क्योंकि आपके बेसिक्स वीक हैं। अगर आप चीजों को एक स्टार्टिंग एंड से लेके चलेंगे ना, इनिशियल पॉइंट से लेके चलेंगे, तो आपको चीजें इजी भी लगेंगी और आपको समझ में भी जल्दी आएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप ऊपर से पढ़ते रहते हो और फिर कहते हो हमें मैथ्स नहीं आती है, ठीक है, तो बहुत टाइम है, मैं सारा सिलेबस कवर कराऊंगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, ओके, थैंक यू।